हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, मौर्योत्तर काल यानी कि लेटर मौर्यंस के बारे में कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उस काल से, उसको लेके हम आपके लिए एक श्रृंखला बना के जैसे चल रहे थे कि पहले थ्योरी पढ़ाएंगे फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे, तो उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंद एवं शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? स्ट्रैटो सेकंड ने, स्ट्रैटो फर्स्ट ने, डेमेट्रियस ने या मिनांडर ने? तो आपको एकदम बहुत ही सिंपल इसको मैं याद दिला देता हूँ, याद रखिएगा। स्ट्रैटो सेकंड ने ऐसा काम किया था। कब किया था मैं बता देता हूँ। इसका शासनकाल था 25 ईसा पूर्व से लेके 10 ईस्वी तक माना जाता है इसका शासनकाल। ठीक है, 10 ईस्वी तक इसका शासनकाल माना जाता है स्ट्रैटो सेकंड का। और हिंद एवं शासक था जिसने सिक्के के, कौन से सिक्के जारी किए थे? शीशे के सिक्के। निम्नलिखित शासकों में से किसके स्वर्ण सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? मैंने बताया था। हुविस्क के, कनिष्क के, समुद्रगुप्त के या अगाथोक्लिच के? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अगाथोक्लिच के। अगाथोक्लिच में क्या है? संकर्षण और वासुदेव दोनों की प्रतिमा अंकित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद या प्रसेनजीत? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मिलिंद इनके समसामयिक नहीं थे, बाकी बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत एक ही समय के थे। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काठियावाड़ के, रुद्रदामन के, अशोक के, राजेंद्र प्रथम? क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना, वीडियो में आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि काठियावाड़ के रुद्रदामन से मिलता है। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। जूनागढ़, नासिक, भीतरी या सांची? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जूनागढ़ अभिलेख। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने या रुद्रदामन प्रथम ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम ने। किसी से बेगार नहीं करवाया था, उल्टा इसको फ्री ऑफ कास्ट इसका फिर से निर्माण करा के और लोगों के लिए जैसे सुविधा इससे उपलब्धि वैसे सुविधा उपलब्ध कराई थी। कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे? ताम्र के, रजत के, पोटीन के या स्वर्ण के? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तांबे के सिक्के जारी किए थे। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? सातवाहनों ने, शक ने, कुषाणों ने या पार्थियनों ने? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर बहुत ही सरल है, जैसा कि मैंने आपको उसमें ही बताया हो। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कुषाणों ने एकदम नियमित रूप से सिक्के जारी किए। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है अगर पूछा जाए तो? बिम्बकठिसस के, कनिष्क के, नहपाण के या बुद्धगुप्त के? तो ऑब्वियस है, सबसे ज़्यादा बुद्ध का फॉलोअर कौन था? सबसे ज़्यादा बुद्ध का फॉलोअर अगर इसमें से देखा जाए तो बिम्बकठिसस ने ही बुद्ध की फॉलोइंग शुरुआत कर दी थी। बुद्ध का फॉलोअर आप सबको पता है कौन था? तो बुद्ध का फॉलोअर कौन था? तो बुद्ध का फॉलोअर कनिष्क था और कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? मैंने बताया था, कुजुलकटफिसेस को, बिम्बकटफिसेस को, कनिष्क प्रथम को या हुविस को? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले सोने के सिक्के किसने? बिम्बकटफिसेस ने जारी किए थे। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? बिम्बकटफिसेस ने, कुजुलकटफिसेस ने, कनिष्क ने या हर्मवीज ने? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सेम टू सेम होगा उसका आंसर। बिम्बकटफिसेस से बस घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? पुष्यमित्र शुंग ने, मिनांडर ने, बिम्बकटफिसेस ने, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने? उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका भी सही उत्तर वही होगा, बिम्बकटफिसेस ही, क्योंकि व्यापक पैमाने में सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? बिम्बकटफिसेस ने ही किया था। योद्धेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? वासुदेव का, मित्र का, इंद्र का या कार्तिकेय का? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्तिकेय का वर्णन मिलता है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 78 ईस्वी सन, 81 ईस्वी सन, 98 ईस्वी सन या 121 ईस्वी सन? तो आपने वीडियो देखा तो आपको तुरंत याद हो जाएगा 81 ईस्वी सन। इसी से आकलन लगाते हैं कि 78 AD में एक शुरुआत हुई थी नए शक संवत की। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? 78 BC में, ठीक है, 178 101 AD में, 58 BC में या 78 AD में? तो इसका सही उत्तर रहेगा 78 AD में। शक संवत कब प्रारंभ किया गया था? 58 ईस्वी, 78 ईस्वी, 320 ईस्वी, 606 ईस्वी? तो एकदम सरल है, शक संवत 78 ईस्वी कनिष्क के समय से प्रारंभ किया गया था। विक्रम एक शक संवतों में कितना अंतर होता है वर्षों में अगर देखा जाए तो? 57 वर्ष का है, 78 वर्ष का है, 135 वर्ष का है या 320 वर्ष का? तो इसका सही उत्तर जाएगा 35 वर्ष। कैसे? 78 AD है क्या शक संवत, और साथ में 57 BC है क्या? विक्रम संवत। और इन दोनों को जब प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 8 7 15, 7 5 12, 1 13, सीधा 135 ईयर्स। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र
ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तद्रूप है, यानी कि सेम टू सेम है। 22 मार्च अथवा 21 मार्च, 15 मई अथवा 16 मई, 31 मार्च अथवा 30 मार्च, 21 अप्रैल अथवा 20 अप्रैल। यानी कि नया जो हम लोग का दिन शुरू होता है शक संवत के हिसाब से अगर देखा जाए तो कौन सा होता है ये पूछ रहे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 मार्च को। ठीक है, हमारे यहाँ किसकी शुरुआत होती है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग में चैत्र की शुरुआत होती है, यानी कि नए वर्ष का एक दिन जिसको पहला महीना हमारा चैत्र होता है। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ, 78 ईस्वी, 57 ईसा पूर्व, 72 ईसा पूर्व या 56 ईसा पूर्व। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर बिल्कुल जो मैंने बताया था वही होगा, 57 ईसा पूर्व। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा, 1931, 1952, 2066 या 2087। तो मैंने बताया था 1931। अश्वघोष किसका समकालीन था, अशोक का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, कनिष्क का या हर्षवर्धन का। तो किसका था, तो ऑब्वियस है कनिष्क का ही था, कनिष्क के दरबार में अश्वघोष थे। ठीक है, अश्वघोष कनिष्क के राजकवि हुआ करते थे, कनिष्क के राजकवि हुआ करते थे। तो किसके समकालीन हो जाएंगे, कनिष्क के। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार में संबंध नहीं था पूछ रहे हैं, अश्वघोष, चरक, नागार्जुन या पतंजलि। तो पतंजलि बिल्कुल नहीं थे। पतंजलि किसके दरबार में, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे, ना कि कनिष्क के। बाकी सब कनिष्क के दरबार में थे। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था, अश्वघोष, पार्स, वसुमित्र या विशाख दत्त। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा विशाख दत्त। विशाख दत्त कभी भी इनके इससे कोई संबंध नहीं था। विशाख दत्त का अगर देखने जाएंगे तो आप समझेंगे विशाख दत्त का अलग है, विशाख दत्त का इनसे कुछ लेना देना है, विकास दत्त बाद के काल के। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रपतक अभिलेख में नहीं है, श्रावस्ती का, कौशाम्बी का, पाटलिपुत्र का या चंपा का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रावस्ती का उल्लेख इसमें नहीं मिलता। रपतक अभिलेख है कहाँ पे, अगर पूछा जाए कभी आपसे, तो रपतक अभिलेख प्राप्त हुआ है आपके अफगानिस्तान के सुरकोटल से। अफगानिस्तान जो एरिया है वहाँ पे एक एरिया है, कौन सा, अफगानिस्तान में एक स्थान है जिसका नाम है सुर्ख कोटल, जहाँ से ये अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, और ये कहाँ 1993 में इस अभिलेख को प्राप्त किया गया था और ये कनिष्क का बताया जाता है, जहाँ पे साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा। ठीक है, साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा तीन यहाँ पे दिए हैं, चौथा कौन सा था, साकेत था, ना कि श्रावस्ती था। इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी, सुश्रुत, वाग्भट, चरक या जीवक। तो मैंने बताया था कि इसके दोनों ऑप्शन सही होंगे, चरक और जीवक दोनों जन ने तक्षशिला से शिक्षा प्राप्त की थी। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है, सारनाथ लेख, बेसनगर लेख, अयोध्या लेख या हाथी गुम्फा अभिलेख। तो मैंने बताया था कि एकदम सिंपल सा, अगर आप ध्यान से देखे होंगे वीडियो तो आपको तुरंत याद आएगा कि अयोध्या लेख से इसकी जानकारी मिलती है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया, सातवाहन, कुषाण, कण्व या गुप्त वंश। तो किस वंश ने किया था, शुंग वंश के बाद सबसे पहले कण्व वंश ने राज किया था। कौन था शुंग वंश का अंतिम राजा, देवभूति जो था उसकी हत्या किसने कर दी थी, उसकी हत्या उसके अमात्य ने कर दी थी, जिसका नाम क्या था, वासुदेव। और वासुदेव ने क्या कौन से नए धर्म के कौन से नए वंश की शुरुआत की थी, अगर पूछा जाए तो वासुदेव ने नए वंश की नींव डाली थी, जिसका नाम उसके नाम रखा था कण्व वंश। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है, पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वासुदेव या समुद्रगुप्त। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। जैसा कि मैंने बताया था वहाँ पे वीडियो में कि इसने चारों वर्णों की व्यवस्था को वापस, यहाँ चातुर्वर्ण बोला जाता है, 4 वर्णों वाली व्यवस्था को वापस लौटाया था, व्यवस्था को वापस इसने लौटाया था। ठीक है, और ये अपने आप में कहा जाता है कि वर्ण व्यवस्था का रक्षक था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहनों का, पल्लवों का, चोलों का या चालुक्यों का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सातवाहनों का शासन था। सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था, चेरों का, चोल का, पांड्य का या सातवाहन का। तो सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक माना जाता है। किसी चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, कौन ने, पान चाओ ने, पान यांग ने, सी हुआंगटी ने या हो टी ने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा पान चाओ ने। ठीक है, किसको हराया था, कनिष्क को हराया। चीनी स्रोतों के अनुसार कहा जाता है कि 73 ईस्वी से 94 ईस्वी के बीच में, ठीक है, चीनियों का प्रसिद्ध सेनापति फान चाओ जो था वो हान वंशी नरेश का, हान वंशी जो हान वंश चलता था चीन का, उसका सेनापति हुआ करता था। और कहा जाता है कि तुर्किस्तान में इसके विजय की प्रस्तुति मिलती है। तुर्किस्तान में युद्ध हुआ और कनिष्क यहाँ पे हार गया। क्यों, क्योंकि हान राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे। कौन, हान राजकुमारी से विवाह करना चाहता था, कौन, कनिष्क।
जिसको पहले युद्ध में हान के सेनापति ने इसको हरा दिया था। कहा जाता है कि कुषाण शासन ने उस पर हमला किया लेकिन वो सफलता नहीं प्राप्त कर सका। निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? गुप्त वंश की, मौर्य वंश की, कुषाण वंश की या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कुषाण वंश की सीमाएं चीन के कुछ बॉर्डर से लेके यहाँ तक आप अफगानिस्तान वाले रीजन तक फैली हुई थी। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में या हर्षवर्धन काल में? तो कब प्रारंभ हुई थी बाल विवाह की प्रथा? कुषाण काल में प्रारंभ इसका माना जाता है। अगर देखा जाए तो इस काल में क्या हो गया था, विवाह की आयु को कम करके 8 से 10 वर्ष कर दिया गया था कन्याओं के लिए। कला की गांधार शैली निम्न समय फैली फूली? कुषाणों के समय, गुप्तों के समय, अकबर के समय या मौर्यों के समय? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कला की निम्न शैली कब फैली फूली थी? तो कला की निम्न शैली कुषाणों के समय ही विकास हुआ था गांधार कला का। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था हिंदू मंदिर के कारण, हाथी दांत के काम है, स्वर्ण सिक्कों के टंकण हेतु या बुद्ध प्रतिमा के लिए? तो बुद्ध प्रतिमा के लिए फेमस था। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं शिखर, नागर, गांधार या वेरा? तो हमने बताया था कि गांधार शैली है। गांधार कला एक शैली संश्लेषण है भारतीय तथा फारसी कला का, भारतीय तथा चीनी कला का, भारतीय तथा तुर्की अफगानी कला का, भारतीय तथा यूनानी कला। तो सही उत्तर हो जाएगा भारतीय एवं यूनानी कला का सम्मिश्रण है इसमें। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान यानी शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है? मौर्य मूर्तिकला में, मथुरा मूर्तिकला में, भरौत मूर्तिकला में या गांधार मूर्तिकला में? तो गांधार मूर्तिकला में इसका प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? यानी कि कौन सबसे पहले आया और कौन सबसे बाद में आया पूछ रहे हैं, कालानुक्रम पूछ रहे हैं। कि काल बताइए, यूनानी, शक, कुषाण, यूनानी, कुषाण, शक, यूनानी, कुषाण या शक, कुषाण, यूनानी? तो सही आने का क्रम क्या है इसमें अगर देखेंगे हम? तो सही आने का क्रम हो जाएगा इसमें कि ऑप्शन ए कि सबसे पहले क्या है, यूनानी आए, फिर शक आए, फिर कुषाण आए। तो यूनानी को आप देखेंगे तो यूनानी सबसे पहले कौन आया था? 326 ईसा पूर्व में। हम जानते हैं यूनान से कौन आया था? सिकंदर ने हमला किया था सबसे पहले भारत पे। उसके बाद हम देखते हैं कि शक आते हैं। शक कब आते हैं? प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में आते हैं, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में आते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कौन आते हैं? कुषाण आते हैं। कुषाणों का देखते हैं तो कुषाण कब आते हैं? तो कुषाण हम जानते हैं कि पहली शताब्दी ईस्वी में इनका आगमन होता है। पहली शताब्दी, जिसमें कौन था? कनिष्क भी शामिल था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, साइरस था, कैम्बिरियस था, डेरियस प्रथम था या साहस था? तो आपको मैंने इसको बताया था कल वाली वीडियो में भी, अगर आप देखेंगे तो इसको आपको पता चल जाएगा कि डेरियस प्रथम ने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन करके रखा हुआ था। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट या सातवाहन? इन राजवंशों में सबसे पुराना कौन है? इस राजवंशों में सबसे पुराना सातवाहन वंश का है, क्योंकि इसका उल्लेख हमें कब मिलता है? इसका उल्लेख हमें बहुत ही पहले मिल जाता है। इस वंश के संस्थापक सिमुक का, ठीक है, 200 ईसा पूर्व माना जाता है समय जो सिमुक ने स्थापना की थी। किसकी? सातवाहन वंश की। कहा जाता है इनका टाइम पीरियड 200 ईसा पूर्व था, यानी कि बहुत ही पहले इनका शासन था। ठीक है। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण या उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा मत्स्य पुराण से सबसे लंबी सूची इनकी मिलती है। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी, जैसा मैंने मैप में बताया था आपको, अमरावती में, नांदेड़ में, नालदुर्ग में या दुर्ग में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अमरावती में। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी एक्चुअल में प्रतिष्ठान या पैटर्न थी, लेकिन अमरावती में स्थित सबसे प्रारंभिक राजधानी। निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? प्रतिष्ठान, नागार्जुनकोंडा, साकल अथवा सियालकोट या पाटलिपुत्र? तो मैंने अभी क्या बताया कि प्रतिष्ठान, जो कि कहाँ था? महाराष्ट्र में, पैठन बोलते हैं उसको। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था, यानी कि शुद्ध ब्राह्मण? पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमी पुत्र सातकर्णी या सुशर्मन? तो किसके लिए एका ब्राह्मण की उपाधि दी गई थी? तो एका ब्राह्मण की उपाधि दी गई थी गौतमी पुत्र सातकर्णी को। क्यों? क्योंकि कहा जाता है नासिक अभिलेख में इसके अपने आप को, कहाँ से पता चलता है कि नासिक अभिलेख में इसने अपने आप को क्या कहा है? एका ब्राह्मण। नासिक अभिलेख में इसने अपने आप को एका ब्राह्मण का है। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? वाकाटक, इक्ष्वाक, शक या खारवेल? तो किस वंश के शासकों को कहा गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा इक्ष्वाक वंश के शासकों को क्या कहा गया? श्री पर्वतीय कहा गया है। इक्ष्वाक वंश के शासकों को पुराणों में एक्चुअली श्री पर्वत का शासक कहा गया है। श्री पर्वत में एक जगह थी जहाँ का शासक किसको कहा गया? इक्ष्वाक शासकों को कहा गया है। और आंध्रवृत्त यानी आंध्रों को इनका नौकर बताया गया है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है गिरनार के स्तंभलेख से।
जूनागढ़ स्तंभ लेक से, हाथी गुम्फा लेक से या सारनाथ लेक से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख से जुड़ा हुआ है। आप वीडियो देखेंगे तो आपको तुरंत पूरा समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? अशोक, हर्ष प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय या खारवेल? तो खारवेल राजा हर्षवर्धन का एक्चुअली किसका, जैन का बहुत ही ज़्यादा जैन धर्म का संरक्षक माना जाता है खारवेल, जो कि कलिंग का था। कलिंग नरेश खारवेल निम्न से किस वंश से संबंधित है? चेदी वंश, कदम वंश, कलिंग वंश या हर्यक वंश? तो चेदी वंश से इनका संबंध बताया जाता है। निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति झुकाव था? दशरथ, बृहदत्त, खारवेल या हुइस? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खारवेल का। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था महामेघवाहन वंश से, चेदी वंश से, सातवाहन वंश से, रटभोजक वंश से या उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कलिंग का नरेश जो खारवेल था उसका चेदी वंश से संबंध था। हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो मैंने आपको वीडियो में बहुत अच्छे से बनाया था, थ्योरी वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। खारवेल, अशोक, हर्षवर्धन या कनिष्क? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खारवेल। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? विधि में, स्थापत्य कला में, विज्ञान में या साहित्य में? तो सबसे ज़्यादा योगदान किस चीज़ में दिया गया था? किस चीज़ के निर्माण की इसलिए कोशिश की थी कहा जाता है? तो पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सबसे ज़्यादा विधि निर्माण यानी कि जो कानून यानी कि न्याय संबंधी जो सुधार किए थे उसने, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। न्याय संबंधी सुधारों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी थी? टेसियस ने, प्लिनी ने, टॉलमी ने या स्ट्रैबो ने या उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में एक से अधिक? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक का नाम किसी को नहीं पता। लेखक का नाम नहीं पता है, नाम नहीं पता है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि थ्योरी देखने के बाद जब आपने क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। इसमें हम लोग कुछ नए क्वेश्चन भी इसलिए डालते हैं, एडिशन करते हैं कि थोड़े से और आपकी प्रैक्टिस हो जाए अदर चीज़ों की भी, उसके बारे में भी आपको डिटेल बताते चलते हैं। और अभी तक आपने हमारा अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को हिट करिए ताकि आप दूसरों से एक कदम आगे और अपडेटेड रहें। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम लिंक को क्लिक करके ढेर सारी PDF और वीडियोज फाइल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।